प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन माना जाता है। और स्पेशली अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन तो आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस और बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो अक्सर फर्स्ट टाइम होम बायर्स को ओवरवेलम कर देते हैं। सो आज इस वीडियो में हम पांच ऐसी चीजों के बारे में, पांच ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। राइट? सो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है एज अ न्यू होम बायर फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे मुझे लोन कितना मिलेगा। राइट? तो पहला पॉइंट आता है लोन एलिजिबिलिटी पे। अभी अगर आप जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो बिल्डर या डेवलपर आपको एक कॉस्ट शीट देते हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। राइट? अलग अलग चार्जेस, फीस, टैक्सेस। तो उसमें से कई बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि बैंक एक्चुअली कौन कौन से कंपोनेंट कंसिडर करेगी लोन के लिए। अभी आप एक बैंक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम टैक्सेस कंसिडर नहीं करेंगे, कोई बोलता है हम अदर चार्जेस कंसिडर नहीं करेंगे, कोई एक्स अमाउंट ऑफ लोन वैल्यू देगा। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन है इस चीजों को लेके। तो आज हम आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे जहां पे आपको एक बॉल पार्क फिगर समझ में आ जाएगा कि कोई भी गिवन प्रॉपर्टी पे आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हो। राइट? तो ये पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब कॉस्ट शीट जब आप देखते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं। आपको कॉस्ट शीट में सबसे पहले दिखता है अग्रीमेंट वैल्यू। राइट? ये बहुत ही बेसिक चार्ज है। कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो अग्रीमेंट वैल्यू इज द बेस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो पर्टिकुलर फ्लैट की वैल्यू। राइट? उसके बाद आता है जीएसटी और वी कैन से टैक्सेस। टैक्सेस में क्या क्या होगा? टैक्सेस में स्टैम्प ड्यूटी हो गई, फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, फिर स्कैनिंग चार्जेस, एंड लास्ट में आता है जीएसटी। राइट? ये सारे टैक्सेस है जो एप्लीकेबल होते हैं, जो आपको पे करना होता है। फिर आता है अदर चार्जेस। राइट? ये आपके कॉस्ट शीट में आपको देखने को मिलता है। अदर चार्जेस में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक हो गया पीएलसी, प्रिफर्ड लोकेशन चार्ज। मतलब एक पर्टिकुलर साइड है बिल्डिंग का जहां से आपको व्यू बेटर मिल रहा है तो बिल्डर आपको उसके लिए प्रीमियम चार्ज करता है। दूसरा हो गया फ्लोर रेंट्स। काफी प्रोजेक्ट में ऐसा भी होता है कि जितना ऊपर आप फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदते हैं उतना उसका प्राइस बढ़ता जाता है। फिर हो गया पार्किंग चार्जेस, फिर हो गया एडवांस मेंटेनेंस, फिर कॉर्पस फंड, फिर क्लब मेंबरशिप चार्जेस, फिर लीगल चार्जेस। ऐसे करके काफी सारे चार्जेस होते हैं जो मोर और लेस सिमिलर होते हैं, बट वो डिफर करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट में कोई चार्जेस एप्लीकेबल होता है, कोई प्रोजेक्ट में कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते। राइट? बट मोस्ट लाइकली ये कॉमन चार्जेस है जो आपको ज्यादातर कॉस्ट शीट में देखने को मिलेंगे। अब इन सारे चार्जेस में से बैंक कौन कौन से कंपोनेंट्स कंसिडर करेगी आपकी लोन एलिजिबिलिटी के लिए। राइट? अभी कैलकुलेशन पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आपके दिमाग में एकदम क्लियर रखना है। कोई भी चार्ज या कोई भी आप ऐसी फैसिलिटी अवेल कर रहे हो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाता है, राइट, वो आपके वो लोन कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब ज्यादातर बैंक उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंक्लूड करती है लोन कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पीएलसी, फ्लोर राइज या फिर पार्किंग या फिर क्लब मेंबरशिप, तो जहां जो बिल्डिंग में ये सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी, ऑब्वियसली वहां पे उस फ्लैट का प्राइस भी थोड़ा कम होगा। मतलब इसके होने से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है तो वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में बैंक इंक्लूड करेगी। राइट? अब कौन से कंपोनेंट है जो बैंक किसी भी हालत में नहीं करती है। राइट? ये मोस्टली ज्यादातर बैंक्स आपके लोन कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेगी। वो है आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्कैनिंग चार्जेस।
राइट। ये चार्जेस हैं, मतलब टैक्सेस जो इस तरह के हैं वो आपके प्रॉपर्टी वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं जिससे प्रॉपर्टी का कोई कनेक्शन नहीं है, सो बैंक उस चीज को कंसिडर नहीं करती है क्योंकि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू एनहेंस नहीं कर रहा है, राइट। लाइकवाइज लीगल चार्जेस हो गया। सो लीगल चार्जेस भी उनमें से उसी कंपोनेंट में से एक आता है जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, खाली वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए एडवोकेट ने फीस चार्ज की है। सो ये भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये कंपोनेंट छोड़ के जितने भी बाकी कंपोनेंट्स बचते हैं वो सारा अमाउंट आप टोटल करके उसका 90% तक की लोन वैल्यू तक आप ले सकते हैं। यानी आपका मान लो ये सब कुछ मिला के अगर आपका 2 करोड़ का वैल्यू हो रही है तो 1,80,00,000 तक का लोन आप अवेल कर सकते हैं कुछ बैंक से। कुछ बैंक्स हैं जो अदर चार्जेस कंसिडर नहीं करती है, कुछ बैंक्स हैं जो जीएसटी कंसिडर नहीं करती है, वो आप ही को देना है। तो ये डिफर करता है बैंक टू बैंक, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रेट कितना चाहिए, कौन सा बैंक क्या कौन सा कंपोनेंट कवर कर रही है, तो ये सारी स्टडी आपको करने पड़ते हैं, राइट। तो इस तरह से ये कंसिडर किया जाता है। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि 90% ऑफ कॉस्ट शीट तो हो गई, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट और ऐड किया जाता है, वो है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू। तो जब आप लोन अवेल करते हैं तो हर एक बैंक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है, तो वो वैल्यूएशन जो भी अमाउंट आता है उसका 75% मार्क कोई भी बैंक ब्रीच नहीं कर सकती है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, राइट। तो आरबीआई ने स्लैब बनाया कि अगर आपने 30 लाख तक की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, 30 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हैं तो 90% ऑफ अग्रीमेंट वैल्यू हो सकता है या 90% ऑफ कॉस्ट शीट हो सकता है। अप टू 75 लाख ले रहे हैं तो 80% हो सकता है, और अगर 75 लाख से ऊपर अगर वैल्यू जा रही है तो फिर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का 75% मार्क कोई भी बैंक या एनबीएफसी ब्रीच नहीं कर सकता। दिस इज अ क्लियर मैंडेट बाय आरबीआई। तो अगर कोई बैंक आपको बोल रही है हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का 90% दे देंगे, तो आप बहुत केयरफुली वो ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ना, हो सकता है आगे चल के कुछ अनप्लेजेंट सरप्राइज आपको मिले, राइट। सो टू पुट इट इन अ नटशेल, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग चार्जेस एंड लीगल चार्जेस, कॉस्ट शीट में से ये चारों चार्जेस आप हटा दो, बाकी जो भी अमाउंट बन रहा है उसका 90% तक का अमाउंट आपको एज अ लोन मिल सकता है, प्रोवाइडेड उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा है, राइट। अगर आपका मार्केट वैल्यू उसमें कम से कम अगर 30-40% ज्यादा आ रहा है तो आपको उतना अमाउंट तक का लोन अवेल कर सकते हैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होता है, वो है पेमेंट प्लान। अभी हर डिपेंड करता है कौन सा डेवलपर आपको किस तरह की फैसिलिटीज देना चाहता है, किसको कौन कितना अग्रेसिवली प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो पेमेंट प्लान्स आपको ऑफर करते हैं। तो पेमेंट प्लान्स कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो रियल एस्टेट मार्केट में पॉपुलर है, वो सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। अभी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में क्या होता है, बिल्डर आपको एक पेमेंट प्लान प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर 40 फ्लोर्स की 40 स्टोरी की बिल्डिंग है तो 40 स्टोरी की बिल्डिंग में अब 5 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट होने के बाद वो आपको 10% चार्ज करेगा, 10 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट होने के बाद एक्स अमाउंट चार्ज करेगा। ऐसे वो एक माइलस्टोन बनाता है, माइलस्टोन स्लैब्स बनाता है, जहां पे जैसे जैसे वो माइलस्टोन अचीव करता है वैसे वैसे आपको पेमेंट की डिमांड आती है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। सेकेंड होता है एनुअल पेमेंट प्लान। ये पर्टिकुलर जो पेमेंट प्लान है इसका कंस्ट्रक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर बिल्डर को अगर एक पर्टिकुलर साल में, वन पर्टिकुलर ईयर में अगर 25% प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और अगर उसने 10% ही कंप्लीट किया है तो भी आपको उतना परसेंटेज देना पड़ेगा जितना आपने अग्री किया है प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे। सो फॉर एग्जांपल अगर बिल्डर क्लेम कर रहा है कि आपको 25, 25, 25, 25 ऐसे चार साल में आपको ये पेमेंट क्लियर करना है, तो वो केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टेज आपको वो 25% का प्लान और 25% का पेमेंट आपको क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो ये प्रोपोजिशन कभी कभी थोड़ा रिस्की हो जाता है। कभी अगर आपका कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन हो गया है, आपको मालूम है कि 3 साल या 4 साल की जगह हो सकता है 5 साल भी लग जाए प्रॉपर्टी बनने में, तो भी आपको वो पूरा पेमेंट बिल्डर को देना पड़ता है, राइट। तो इस तरह का पेमेंट प्लान लेने से पहले थोड़ा सा बिल्डर का क्रेडेंशियल्स, उसका पास्ट रिकॉर्ड आप वेरीफाई कर लीजिए एंड देन यू साइन अप फॉर सच स्कीम्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
सबवेंशन स्कीम, ये एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जहां पे अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है प्रॉपर्टी लेने की लेकिन घर तो बनाना है, सो वो केस में ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे सबवेंशन स्कीम अवेलेबल है आप वो कंसिडर कर सकते हो। अब सबवेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपको पेमेंट करने के लिए काफी सारा टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर प्लान सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए है, अभी कोई प्रॉपर्टी जस्ट लॉन्च हुई है या फिर उसका एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, आपको मालूम है बनते बनते कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, तो वो टाइम पे बिल्डर आपके साथ एक अग्रीमेंट करता है जहां पे आपको एक ऑफर दिया जाता है कि इस वक्त आपको एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट देना है, मे बी 5% ऑफ 10% ऑफ द अग्रीमेंट वैल्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका अग्रीमेंट वैल्यू अगर 2 करोड़ का है तो आपको खाली 10 से 20 लाख रुपए देने हैं और बाकी आपको टैक्सेस पे करने हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस एंड सो ऑन। ये अमाउंट पे करके प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई। अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी बनती रहेगी बैंक बिल्डर डिमांड रेज करेगा जो बैंक से आएगा, राइट। आप जो लोन अवेल करेंगे वो लोन के थ्रू आपका पेमेंट किया जाएगा बिल्डर को। अब जो लोन का इंटरेस्ट है वो भी बिल्डर बेयर करेगा, राइट। और आपका जो पेमेंट ड्यू होगा, नेक्स्ट पेमेंट ड्यू, वो पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद, ओसी आने के बाद, पोजेशन हैंडओवर करने के बाद होगा। सो ये बहुत ही कंफर्टेबल स्कीम है जो काफी ऐसे होम बायर्स और एस्पिरेंट्स को एक्साइट करती है जो घर बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतनी पेमेंट कैपेसिटी नहीं है। सो इस तरह की स्कीम आप देख सकते हैं। खाली ये स्कीम में आपको एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है कि सिंस आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट है, आपका इंटरिम में कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो सारी चीजें बिल्डर बेयर कर रहा है, तो वो केस में बिल्डर आपको एक प्रीमियम चार्ज करता है। मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ की पड़ रही है, सो बिल्डर इसमें आपको कम से कम 20 से 25% की लोडिंग चार्ज कर सकता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको 230 या 240 अराउंड 2 करोड़ 30 और 2 करोड़ 40 लाख रुपीस तक की पड़ती है। सो ये आप जरूर कंफर्म कर लेना कि बिल्डर आपको लोडिंग कितनी चार्ज कर रहा है अगर आप सबवेंशन स्कीम ले रहे हैं तो। और एक बात है जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में है, काफी बायर्स को पता नहीं होता ये, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 80% का लोन लिया है, 20% हमारा मार्जिन है, तो शुरू का 80% पूरा बैंक पे करेगी और लास्ट का जो 20% बचेगा वो हम पे करेंगे। ये हर एक होम बायर की सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस तरह से ये प्लान वर्क नहीं करता है। इसमें कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल फंडिंग का, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहां से वो देख सकते हो। बट डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि शुरू का पूरा पेमेंट बैंक करेगी और हमको हमारा 20% 30% जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लास्ट में आएगा। इन केस इफ यू गेट दिस कैलकुलेशन रॉन्ग तो डिमांड आने के टाइम पे आप बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाओगे जहां पे पेमेंट आपको करना होगा लेकिन आपके पास वो अरेंजमेंट नहीं होगा। सो ये कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली और थोड़ा ध्यान से करना। ऑलराइट, सो पेमेंट प्लान्स भी हमारा कवर हो गया है, राइट। थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है रीपेमेंट ऑप्शंस। अभी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी तक आपके पास है नहीं, आपको मिली नहीं है, यू डिडंट गेट द पोजेशन येट। सो आप रेंट पे रह रहे हो। अब आप रेंट भी दोगे, आप लोन का ईएमआई भी पे करोगे, तो बहुत बार ये कैलकुलेशंस या ये मैथ लोगों के साथ वर्कआउट नहीं होता एंड दे डोंट बाय प्रॉपर्टीज। सो इसीलिए बैंक ने भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी अलग अलग टाइप के पेमेंट ऑप्शंस रखे हुए हैं, राइट। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप लोन अप्रूव कराओगे तो आपको ये बैंक को बिफोर हैंड बतानी है। जरूरी नहीं है बैंक आपको सामने से वो सारी चीजें बताएगा, कई बार आपको भी बैंक से पूछना है कि क्या क्या रीपेमेंट ऑप्शंस है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो जस्ट इन केस अगर आपको अपफ्रंटली या फिर प्रोएक्टिवली बैंकर्स वो चीज नहीं शेयर कर रहे हैं, सो हम आपको वो चीजें बता रहे हैं। सो सबसे पहला है फुल ईएमआई। अभी फुल ईएमआई क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है 2 करोड़ का, राइट, लेकिन डिसबर्समेंट खाली 50 लाख का हुआ है,
तो टेक्निकली बैंक आपके एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं सिर्फ 50 लाख पे ईएमआई दूंगा, राइट? दैट इज नॉट हाउ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन वर्क्स। उसमें कैसे होगा कि बैंक आपको 2 करोड़ के ऊपर, अगर मान लो आपका 1,70 का ईएमआई आ रहा है, 1,70,000 का, तो बैंक आपको डे वन से पूरा ईएमआई चार्ज करेगी। ये ज्यादातर नेशनलाइज बैंक्स में ये पर्टिकुलर ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। तो बैंक आपको पूरा अमाउंट चार्ज करेगी, लेकिन इंटरेस्ट आपको सिर्फ डिस्बर्स अमाउंट पे लगेगा। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत बढ़ जाएगा इनिशियल डेज में। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो ऊपर से आपको रेंट भी देना पड़ेगा। सो आर यू रियली रेडी फॉर दैट? इफ यू आर नॉट, तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपका डे वन से रीपेमेंट ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर आप ईएमआई फुल अमाउंट पे दे रहे हो, पूरे सैंक्शन लिमिट पे दे रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट आपको सिर्फ डिस्बर्स अमाउंट पे चार्ज हो रहा है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट सेव हो रहा है वो आपका प्रिंसिपल में जा रहा है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन होते होते आपका पॉसिबली 50% तक लोन शायद रीपे भी हो जाए। तो आपका रीपेमेंट बहुत जल्दी होता है, पूरे टेन्योर तक जाएगा ही नहीं वो, राइट? सो ये ऑप्शन आप ये सारे प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करके ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है पार्ट ईएमआई। ये ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स ऑफर करती हैं। पार्ट ईएमआई में क्या होगा, जितना अमाउंट आपका डिस्बर्स हुआ है उतने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, जहां पे आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों डेबिट होगा, लेकिन प्रिंसिपल उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आप खाली डिस्बर्स अमाउंट के ऊपर ईएमआई दे रहे हो, राइट? लेकिन कुछ अमाउंट आपका प्रिंसिपल का जाएगा। थर्ड होगा इंटरेस्ट ओनली। इंटरेस्ट ओनली में क्या होगा, इसको काफी बैंकिंग टर्म्स में मॉरेटोरियम फैसिलिटी भी बोलते हैं। मैं ये भी इसमें मेंशन कर देता हूं। मॉरेटोरियम फैसिलिटी, इसमें क्या होगा कि जो भी अमाउंट है आपका, जो भी अमाउंट डिस्बर्स हुआ है, बैंक सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट ही लेगी उसके ऊपर। मतलब आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट बिल्कुल नील रहेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन पूरा होने तक जो भी आपका अमाउंट डिस्बर्स हो रहा है, जैसे जैसे आपका अमाउंट डिस्बर्स हो रहा है, वो अमाउंट पे बैंक आपको सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट? तो जब तक आपका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, आपको पोजेशन मिलेगा, आपका जो लोन की लिमिट है वो इंटैक्ट रहेगी, और जब ईएमआई चालू होगा तब आपका लोन रीपेमेंट चालू होगा, राइट? और लास्ट जो अभी रिसेंटली इस तरह का ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन वो काफी लोगों के लिए वर्कआउट होता है, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है। वो है नो ईएमआई, और आई कैन टर्म इट एज नो प्रिंसिपल नो इंटरेस्ट। मतलब आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ देना ही नहीं है, आपका ऑब्लिगेशन बैंक की तरफ टेम्पररीली एकदम जीरो है, राइट? इस तरह की फैसिलिटी नॉर्मली बैंक्स 18 महीने तक देती हैं। मतलब अगर आप घर खरीद रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है, या फिर इस वक्त मैं कुछ भी पे नहीं कर पाऊंगा, तो आप नो प्रिंसिपल नो इंटरेस्ट का ऑप्शन ऑप्ट इन कर सकते हैं। इसको बैंकिंग टर्म में इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क ये है कि जो भले आप इंटरेस्ट भर नहीं रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट आपका अक्रू हो रहा है। अगर आपने मान लो 50 लाख का डिस्बर्समेंट लिया है, आपका 10% का फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है, तो बैंक आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा रही है। वो 5,000 रुपए आपके प्रिंसिपल में एड बैक होता है। अब अगले महीने 50 लाख के ऊपर 5,000 ऐड हो गए, अब 50 लाख 5,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा फॉर द सेकेंड मंथ। ऐसे करते 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 आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो के आपका प्रिंसिपल अमाउंट काफी बढ़ जाता है। तो ये भी कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑप्शन अच्छा नहीं है, दिस ऑप्शन स्टिल वर्क्स फॉर मेनी पीपल। लेकिन ये सारे कैलकुलेशन, अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है। अगर आपको पता ही नहीं कि क्या रिस्क है, कितना कैलकुलेशन उसका किस तरह से वर्कआउट होगा, कितना प्लस है कितना माइनस है, देन अवॉइड सच ऑप्शंस। ये हो गया हमारा रीपेमेंट ऑप्शंस, राइट? अभी फोर्थ है ड्यू डिलिजेंस। ये एक प्रोसेस है जो
हर एक अंडर कंस्ट्रक्शन होम बायर, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इस तरह की, तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है। इसमें एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये होगी कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि बैंक ड्यू डिलिजेंस काफ़ी हद तक करता है, लेकिन हम उस केस में इम्पेशेंट हो जाते हैं कि ये बैंक ने ये डॉक्यूमेंट मांगा, आप उसने तो ये नहीं मांगा, आप क्यों एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। बैंक अगर आपसे 10 डॉक्यूमेंट भी एक्स्ट्रा मांग रही है, विदाउट एनी हेजिटेशन गिव इट, दैट इज ओनली फॉर योर गुड। इन केस कभी उसमें, और बैंक बिना मतलब के कोई डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं मांगती है, उन्हें कहीं लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, उन्हें वो पर्टिकुलर पॉइंट चेक करना है, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकती है, राइट। तो बिल्डर को आपको खाली एक मेल करना है या फिर आपके आरएम से कनेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट बैंक को अवेलेबल कराना है। सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस प्रोसेस। काफी बार बैंकर्स आपको डिस्करेज करेंगे कि मैडम सर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, हमारे बैंकर्स हैं, ये कुछ नहीं मांगेंगे, आप इनसे करवा लो। प्लीज डोंट डू दैट। इफ समबडी इज टेकिंग एफर्ट्स फॉर यू, लेट देम टेक इट। ओके। अब ड्यू डिलिजेंस में दो, आपका बैंकर ये सब कर रहा है, लेकिन आपके पास भी वो नॉलेज होनी चाहिए कि आपको बिल्डर से क्या मांगना है। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी है, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को अप्रूवल प्लान, उसका प्लान अप्रूव है या नहीं। मतलब जो आपको उसने लेआउट बताया है, वो वहाँ की अथॉरिटी है, जो वहाँ की जो भी आपकी लोकल अथॉरिटी है, उन्होंने वो पर्टिकुलर प्लान अप्रूव किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको देखना है सीसी, विच इज कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। सो ये डॉक्यूमेंट है जो बिल्डर को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की परमिशन देता है, राइट। सेकेंड हो गया अप्रूव फ्लोर प्लान। मतलब जो फ्लोर पे आपने फ्लैट खरीदा है और जो लेआउट बिल्डर ने आपको दिखाया है, वो वहां के लोकल अथॉरिटीज ने अप्रूव किया है या नहीं किया है। अगर बिल्डर ने वहां पे डिविएट किया, अगर कोई पर्टिकुलर, अगर आपको बिल्डर बता रहा है कि एक फ्लोर पे हम 5 फ्लैट्स बना रहे हैं, लेकिन उसके अप्रूव फ्लोर प्लान के अंदर 4 ही फ्लैट्स दिख रहे हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा वायलेशन है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को ओसी नहीं मिलेगा। एंड देन इफ एज पर द करंट रूल्स, अगर इस प्रोजेक्ट को ओसी नहीं मिल रहा है, देन बिल्डर कैन नॉट लीगली हैंड ओवर द पोजेशन टू यू। ओके। सो अप्रूव फ्लोर प्लान हो गया। फिर उसके बाद में आरओसी, राइट। अगर बिल्डर ने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई फंडिंग ली है किसी बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सो आपको सेल करने के बाद उसे उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो उस पर्टिकुलर फ्लैट के ऊपर जो लोन है, वो क्लियर करना पड़ता है। दैट इज आरओसी। उसको हम रिलीज ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है रेरा। अब जिस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर वो प्रोजेक्ट बना है, वो लैंड का टाइटल क्लियर है क्या, उस पर कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, किसी ने कोई केस तो फाइल नहीं किया है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वेरीफाई करनी है कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे, राइट। जब आप कोई रिलायबल बैंक से लोन अवेल करते हैं, कोई नेशनलाइज बैंक से स्पेशली, तो वो ये सारी चीजें बहुत ही केयरफुली एनालाइज करती है। तो अगर आपको ये सारी चीजें खुद नहीं करनी, ये सारे प्रोसेस खुद नहीं करने, यू टेक लोन्स फ्रॉम एनी नेशनलाइज बैंक। Okay, and last but not the least, a piece of advice. तो ऐसे 3-4 चीजें जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। सबसे पहला है ऑलवेज कंसिडर गोइंग फॉर द मैक्सिमम लोन। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि आपको शुरू में ऐसा लगता है कि यार 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट। मतलब मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रखे हुए हैं, तो मुझे 1 करोड़ के ऊपर लोन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टाइम के साथ साथ कुछ खर्चे आ जाते हैं, राइट। जैसे कुछ चीजें आपने कंसिडर नहीं की है। स्पेशली ऐसा बहुत होता है जहां पे लोग प्रॉपर्टी खरीदने के, मतलब प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलने के बाद इंटीरियर्स करवाते हैं। तो इंटीरियर्स के टाइम पे उनके काफी सारे एस्टिमेट्स कई बार गलत हो जाते हैं, राइट। अगर आप जहां पे आपका खर्चा है 20% एक्सपेंस करने का, अगर 20 लाख या 40 लाख का आपने इंटीरियर का बजट बनाया था, हो सकता है वो 50 चला जाए। तो वो केस में फिर वो टॉपअप की डिमांड करते हैं, जो आपको हायर रेट पे मिलता है, प्लस आप पेपर वर्क एक्सपेंसेस वापस इनकर करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं
जो आपको ये पर्टिकुलर एक पॉइंट आपको हेल्प करता है अगर आप लोन मैक्सिमम अवेल करो तो शुरू में मेरी ये एडवाइस होगी कि अगर आप लोन ले रहे हैं सो यू कैन कंसिडर, आप कंसिडर करो कि यू कैन गो फॉर द मैक्सिमम लोन लिमिट, राइट। दो आपको 1 करोड़ का चाहिए लेकिन लिमिट आपको 1.5 करोड़ तक मिल सकती है, तो यू गेट द लोन अप्रूव फॉर 1.5 CR। अगर कंस्ट्रक्शन होने के बाद आपको लग रहा है कि अब मेरे पास 1 करोड़ का मैंने पेमेंट कर दिया है, लोन भी 1 करोड़ का डिस्बर्स करवा लिया है, उसके बियॉन्ड मुझे जरूरत नहीं है, तो बैंक को आपको सिर्फ एक लेटर लिखना है या फिर एक ईमेल ड्राफ्ट करना है कि इसके ऊपर जो 50 लाख है, जो भी अमाउंट अवेलेबल है, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वो लिमिट कैंसिल कर दो। सो बैंक विल कैंसिल द लिमिट एंड यू कैन कंटिन्यू विद व्हाट यू हैव। अगर ऐसा है कि आपको खाली एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बैंक जो ईएमआई सेट करेगी वो आपको सैंक्शन लिमिट के ऊपर सेट करेगी। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि जितना अमाउंट मेरा डिसबर्स हुआ है वो अमाउंट पे मुझे ईएमआई रीसेट कराना है, तो बैंक को आप लोन रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोल सकते हैं, राइट। कि अगर 1.5 करोड़ के ऊपर उन्होंने ईएमआई सेट किया है जब सैंक्शन किया था लोन, लेकिन लोन अभी आप 1 करोड़ का ही ले रहे हो, तो वो 1 करोड़ के हिसाब से अपना ईएमआई सेट कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे आपको लोन की जरूरत पड़ गई, तो आपके पास ऑलरेडी सैंक्शन लिमिट है, यू कैन जस्ट गो विद दैट। सेकेंड पॉइंट है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और वी कैन जस्ट पुट इट इन दिस वे। हाँ, अगर आप सबवेंशन स्कीम आपने ऑप्ट किया है, तो सबवेंशन स्कीम में क्या होता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट आता है बैंक का, वो बिल्डर ही पे करते हैं, राइट। वो ऑब्लिगेशन आपका उस वक्त नहीं होता है, राइट। लेकिन उस केस में काफी ऐसे केस स्टडीज आए हुए हैं हमारे पास जहां पे सिंस बिल्डर के लिए वो बड़ी अमाउंट है, राइट। आपके जैसे और भी होम बायर्स है जिसने ये स्कीम ली होगी, तो वो लैक्स एंड क्रोर्स में वो अमाउंट चला जाता है। तो बहुत बार बिल्डर्स उस पर्टिकुलर अमाउंट पे डिफॉल्ट कर देते हैं, मतलब जो जैन का पेमेंट है वो मार्च में जा रहा है, अप्रैल में जा रहा है, कई बार वो जाता भी नहीं है। बिल्डर कंसिडर कि हाँ मैं लास्ट में हम लोग पे कर देंगे, वो केस में क्या होगा, आपका सिविल इंपैक्ट होगा, राइट। क्योंकि बैंक आपके क्रेडेंशियल्स के ऊपर वो लोन दे रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दो ऑब्लिगेशन आपकी नहीं थी उस वक्त। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिल्डर बराबर वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके लोन अकाउंट में, जिसके लिए आपको हर महीने आपका अकाउंट चेक करते रहना है, आपका सिविल चेक करते रहना है, और कहीं भी इरेगुलरिटी आपको दिख रही है देन उसको आपको इमीडिएटली हाईलाइट करना है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यू कैन कंसिडर पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट। आप अरेंजमेंट ऐसा रखो डेवलपर के साथ कि जो भी इंटरेस्ट आएगा आई विल पे फ्रॉम माई पॉकेट, और हम बैंक स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट के सामने आप उसका रीइंबर्समेंट ले लो। तो काफी लोग इस तरह से भी वो अरेंजमेंट करते हैं और वो आपके लिए भी सेफ है, राइट। सो यू कैन जस्ट बी लिटिल केयरफुल ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि एक बार आपका सिविल खराब हो गया देन इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू करेक्ट इट, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पे मार्जिन फर्स्ट ड्यूरिंग subsequent disbursements, और आई वुड से कंसिडर पेइंग। सो ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, जस्ट अंडरस्टैंड द सिंपल मैथ। आपके अकाउंट में आपको पता है कि 30-40 लाख रुपए रखें, राइट। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जब बिल्डर्स की डिमांड आती है तो आप डिमांड के साथ साथ आपके थोड़ा थोड़ा मार्जिन मनी रिलीज करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर बिल्डर ने 50 लाख की डिमांड रेज की है या फिर 20 लाख की डिमांड रेज की है, आपके अकाउंट में वो पैसे रखें, उसके बाद भी अगर आप लोन डिसबर्समेंट्स ले रहे हैं, आप लोन के थ्रू वो पेमेंट कर रहे हैं, तो लोन के लिए आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, ऑलमोस्ट 7.5, 8 और 9%, और इवन मोर मे बी इन सम केसेस। और वही पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में रखा है, वो आपको हार्डली 3, 4 या 5% तक
रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो केस में फाइनेंशियली इट मेक्स वेरी लेस सेंस कि जो लो कॉस्ट अकाउंट है या फिर जो लो यील्ड अकाउंट है वहां पे पैसे आपने रखे हुए हैं, और जो हाई एक्सपेंस अकाउंट है, हाई इंटरेस्ट अकाउंट है, वहां से वो पैसे आप निकाल रहे हो। सो फाइनेंशियली वो मैथ बराबर वर्कआउट नहीं होता। तो वो एक पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए जब भी लोन डिसबर्समेंट्स हो रहे हैं। Rather than taking a loan which carries higher rate of interest, you can pay from the account which is giving you low yield. So ये पॉइंट एक है जो आप कंसिडर करना ड्यूरिंग एवरी सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट। राइट, सो ये 5 पॉइंट्स हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में एप्लीकेबल होती हैं, बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, बट देन दीज आर मोर और लेस लाइक व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। राइट, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। राइट, इसमें हमने जो जो चीज़ें बताई है आप उसे रिलेट कर पाओ, आप उसका फ़ायदा उठा पाओ। इन केस आपको अगर कोई भी क्वेरी है, इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए बट आपको उसका आंसर चाहिए, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस। यू कैन सिंपली ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप मैसेज आप भेज दो 8108083838 पर, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। All right. We really hope that you have the best of experience buying a property and you make your purchase a really good experience for yourself. Thank you so much.